ठीक है, बजट 2022-23। वैसे आप लोगों ने पहले तैयार किया था 21-22। और मीनू क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए जो बजट है ना ये 2022-23 इसको कब पेश किया गया? 1 फरवरी को। इसके पहले बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को, ना तो अंतिम दिन ना ये, लास्ट वर्किंग डे। क्या था? फरवरी का आखिरी कार्य दिवस, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या होगा? 28 तारीख होगा, कभी कभी 29 हो जाएगा, और कभी यदि सैटरडे संडे पड़ा तो 27 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पहले होता था और यह चेंज हो गया। अब कब हो रहा है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हो रहा है, या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, उसको ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ध्यान से सुनिए, बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? अपना माइक ऑफ कर दीजिए, जब बोलेंगे ऑन कीजिएगा। तो अब ये फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी या 1 फरवरी कर सकते हैं। सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कब से ऐसा शुरू हुआ, इसकी परंपरा कब से, पीटी के लिए कब से? पहली बार हुआ है, इसके पहले आखिरी दिन होता था, तो ये एक हो जाएगा। इसके अलावा रेल बजट को एक साथ पढ़ा गया। इस बजट में रेल बजट भी शामिल है। नहीं, वंदे भारत ट्रेन चला ना इसी में, तो क्यों चला? क्योंकि ट्रेन का तो अलग से आएगा नहीं बजट। पहले रेल बजट अलग और ये बजट अलग होता था। तो कब से ऐसा? 2017-18 से रेल बजट को मिला दिया गया आम बजट के साथ, जिसको यूनियन बजट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? आम बजट के साथ रेल बजट को कब से मिला दिया गया? 17-18 से। लेकिन जब ज़्यादा खिसिया जाएगा बीपीएससी तो पूछेगा कि मिला दिया गया नहीं, कब पहली बार? पहले भी अलग था, तो कब था? तो 1900 में ही होगा ही, लेकिन 52 है या 1924 है? क्योंकि भारत सरकार का बजट पहले से, रेल बजट तो पहले से बनना शुरू हो गया था। 1924 तक जो है या एक साथ ही बनता था, 24 से अलग अलग बनना शुरू हुआ। क्योंकि रेल तो भारत में कब आ गया था? 53 में। तो हर साल जब रेल आ गया तो उसका बजट बनता ही होगा। तो 24 तक ही अलग अलग बनता था, 24 से यह एक साथ मतलब होने लगा, ठीक है ना? और अब जाके यह फिर अलग हुआ। तो यह 2-3 बात है, ठीक है? एक और परिवर्तन आया, पहले यह शाम में 5-5:30 में इसको प्रस्तुत होता था, लेकिन अब कब होता है? मतलब अपने सुविधा के हिसाब से होता है, यानी हमारा जो काम का समय है उसमें जो सहूलियत उन्होंने टाइम का फिक्स किया। तो यह एक यूनिक बात हो गई कि पहले ये कब होता था? जैसे लंदन के समय के हिसाब से चलता था। लंदन में 12 बजता था ना, तो लंदन से 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं, तो 5:30 के डिफरेंस 5:30 बजे यहाँ होता था। यानी हम आज़ाद होने के बाद भी गुलाम थे, नहीं थे, उनके हिसाब से चल रहे थे। इसको ख़त्म किया वाजपेयी जी ने। जब उनकी सरकार आई थी तो वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में इसको बदल के कहा गया कि नहीं, जब हमारा अपना शासन है तो हम अपने हिसाब से समय तय करेंगे। 5 बजे बजट का क्या मतलब है? जैसे एक गलती यदि ब्रिटिशर्स ने संविधान लिखने के दौरान मतलब जब हुआ और कर दिया, तो कंट्रोलर को कंट्रोलर कर दिया, तो हम कॉपी करने में सीएजी को कॉपी करके हम भी लिखते हैं कंट्रोलर ही, नहीं लिखते हैं? लेकिन कंट्रोलर इज नो वर्ड एज सच, लेकिन करते हैं हम लोग। तो वही चीज़ है कि लम्हों ने खता के सदियों ने सजा पाई, तो उसको चेंज किया गया। तो यह भी एक इन्फॉर्मेशन है पीटी के हिसाब से, ठीक है? तो 3 इन्फॉर्मेशन हो गया ना? क्या क्या बताया, रिपीट कीजिए। जैसे पहले अलग होता, 24 से अलग हुआ ना, और सर एक साथ कैसे हुआ? 24 के पहले एक साथ होता होगा ना, और बाद में फिर अलग हुआ, तो 17 से अलग हुआ।
मतलब 17 में जो प्रक्रिया हुई वह 24 में भी हो चुकी थी, नहीं समझे? 24 से यह अलग हुआ, 17 में एक साथ किया गया। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन सर तीसरा? ये था सर, पहले बजट 5 बजे पेश होता था, लेकिन वाजपेयी जी के काल से इसका समय बदल दिया गया। ठीक है। एक जो मेजर चेंज है, मतलब कंसेप्चुअल बात सब बता रहे हैं। एक जो मेजर चेंज हुआ, बजट में दो चीज़ होता था। एक होता था योजनागत व्यय, और एक होता था गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय, इसको कहेंगे इंग्लिश में प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और ये हो जाएगा नॉन प्लान्ड या अनप्लान्ड। ठीक है। यह बहुत जरूरी होता था पहले मतलब 2017 के पहले, कि जो नहीं पैसा का हम लोग करते हैं, बजट क्या है, हमारा जो पैसा है उसका कैसे खर्च करेंगे, और पैसा आएगा कहाँ से, उसमें हमारे पास कितना घाटा होगा, कितना नफ़ा होगा, यही ना बजट है। सारांश में तो यही है। तो था कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, दो व्यय था। यानी एक जिसकी हम प्लानिंग करेंगे कि इस मद में इतना, स्कूल फीस में इतना डालेंगे, स्वास्थ्य में डॉक्टर को इतना देंगे, ये खाने में इतना खर्चा होगा, घूमने पे इतना खर्च होगा, व्हीकल पे इतना खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्च, ये हो गया प्लान, जिसका प्लान हमारे पास था। और ये नॉन प्लान था। बहुत सारी चीज़ें जो नॉन प्लान होती, ज़्यादातर नॉन प्लान होती थी। तो लगभग मान लीजिए हमारा यदि 40 लाख करोड़ का बजट बनता था, तो उसमें एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था दोनों के बीच में। लेकिन 2017 से यह खत्म हो गया। ये भी लिख लीजिए, जो चेंजेज हैं वही सवाल बनता है ना। 2017 के बाद से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय खत्म होकर केवल एक ही रह गया। मतलब सारे जो व्यय हैं वो प्लान खत्म हो गया, गैर योजनागत व्यय हो गया, सारा का सारा गैर योजनागत व्यय हो गया। या इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो सारे के सारे खर्चे निश्चित मदों के लिए हो गए, यानी डिफरेंट हेड्स के लिए एलोकेशन होने लगा। इंग्लिश में लिखिएगा कि तो जितना भी खर्च है वह 2017 के बाद से निशान जुड़ गए हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? भारत सरकार में कहाँ ज्वाइन कर लिए? ये साहब पीछे फोटो है बस। अच्छा, हमको लगा कि भारत सरकार का कुछ मिल गया आपको। चलिए जल्दी मिले। हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? बजट तो 3-4 बातें मैंने बताई अभी। पहले बजट हमारा प्रस्तुत होता था किसी भी फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर, यानी लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अब इस बार से क्या हो गया? इस बार से पहले फरवरी को हो गया, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को 2017 से। तो ये चेंज हो गया, वो भी 17 का ही इफेक्ट है, ठीक है। 17 में फिर एक क्या चेंज हुआ, जो गैर योजनागत व्यय था और योजनागत व्यय था, इन दोनों को खत्म करके डिफरेंट हेड्स में खर्चा किया गया। यानी योजनागत और गैर योजनागत का फर्क मिटा दिया गया और क्या किया गया, अलग अलग मदों के लिए खर्चे तय किए गए। एकदम पीटी में हो सकता है 4 सवाल, मतलब इस तरीके से एक ही 4 लाइन दे दे और 1 सवाल बन जाए, ठीक है। तो गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। यह भी 17 से ही। तो मेजर चेंजेस जो बताया सब 17 के बाद। 17 से क्यों ऐसा हुआ, इसका कोई कारण बताइए? 17 से ही क्यों? क्या 17 से? इसलिए मतलब बोलने और डिस्क्राइब करने टाइम लगता होगा। नहीं, उसके लिए थोड़ा कर देगा। देखिए 17 से आपका प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। आखिरी हमारा जो पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक? 12 से 17 तक। तो 17 से वो समाप्त हो गया। समाप्त तो 15 से ही हो गया, लेकिन 17 तक वो चला। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन का खत्म हुआ। तो उसके बाद से दूसरा, समय के साथ यह महसूस किया गया कि जो इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि जो अंतर विभागीय जो है संपर्क बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, भारत सरकार में कितने विभाग हैं, मंत्रालय कितने हैं? रफली 17 मंत्रालय हैं अभी।
17 मंत्रालय हैं, तो क्या हुआ कि एक मंत्री दूसरा मंत्री से कोई बातें नहीं कर रहा है, हाँ, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है, ना कोई संपर्क हो रहा है, बाकी चाय पानी कभी पिए लेकिन संपर्क भी नहीं हो रहा। क्यों? इस मंत्रालय को उस मंत्रालय से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना काम, NHAI रोड बनवा रहा है तो रेल मंत्रालय अपना लाइन पे लाइन ठोक रहा है, पता ही नहीं कि कहाँ रोड बन। देखिए कई जगह रेल मंत्री अपना बना के छोड़ दिया है पुल, और सड़क मंत्रालय को मतलब ही नहीं है, पुल लटका हुआ है, सड़क नहीं है लेकिन पुल है, ऐसा कई जगह देखे हो। उन्हीं चीज़ों को पाटने के लिए मोदी गवर्नमेंट चूँकि एक्सपेडाइट फॉर्म में काम करना चाहती है, तो चाहा कि हर चीज़ आपस में एक अंतर विभागीय भी संपर्क शुरू हो, इसीलिए इन चीज़ों को ख़त्म करके काम होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया गया। समझ आ रही है बात? तो उसके लिए क्या किया गया, केवल डिफरेंट, मान लीजिए हमको सड़क बनाना है तो टारगेट सेट कीजिए। अब इस बार क्या टारगेट सेट किया है, यानी एक बजट ईयर में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। बहुत बड़ा टारगेट है ना, 25,000 किलोमीटर। देखिए जब 2014-15 के पहले का हम एक रफ आंकड़ा बता रहे हैं, इस गवर्नमेंट के पहले का, तो पर डे 11 से 12 किलोमीटर NH बनता था। कितना? 11 से 12 किलोमीटर। मोदी गवर्नमेंट में उसको बढ़ा के किया गया 28 किलोमीटर पर डे। कितना किलोमीटर? 28। फिर अभी कितना हो गया है? 38 हो गया है। और ये जो 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य यदि हासिल होगा तो यह 68 हो जाएगा, यानी पर डे 68 हो जाएगा। तो आपको जो पढ़ना है बजट, मान लीजिए बजट का तो पूरा आपको डॉक्यूमेंट दिया ही गया है और पढ़ ही लीजिएगा, उसमें यही देखना है कि हमारे डिफरेंट मदों में क्या ग्रोथ हो रहा है और दोनों का आपस में क्या मिलन है। हम कंसेप्ट बता देंगे, फैक्ट तो आपके पास है। समझ में आ गया? तो इससे आप सरकार का स्पीड समझ सकते हैं कि किस स्पीड से सरकार काम करना चाहती है। जो NHAI जिसके मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी। तो उनको लोग क्या बोलते हैं कि ही द बेस्ट मिनिस्टर वी कैन हैव। हैं, बैठ के सड़क के किनारे कुर्सी लगा के सड़क बनाते हैं, है कि नहीं? तो एक बड़ा आप चेंजेस देख सकते हैं। आप यदि नेशनल हाईवे पे कहीं भी सफ़र करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई काम हुआ है, तो ये काम दिखता है। तो लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ काम दिखता है, और इसीलिए आदमी टिका हुआ है। कुछ भी कीजिएगा वो टिकेगा ही, जो काम करेगा तो टिकेगा ही। ठीक है, एक तो ये चेंज हुआ। दूसरा क्या हुआ कि अंतर विभागीय चीज़ों पे जोर दिया गया। एक योजना आई थी PM गति शक्ति योजना। किसी को कोई 21 में आया था। 15 अगस्त को घोषणा हुई थी लाल किला से, और 1 अक्टूबर 21 से यह लागू है। क्या है ये योजना? आप लोगों को समझ में आया? लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मल्टी मॉडल क्या होता है? कुछ हवा लग रहा है? वही हम जो बता रहे हैं, अंतर विभागीय, माने एक डिपार्टमेंट यहाँ है, इसको हम समझा रहे हैं, निशान समझिएगा ध्यान से। जो भारत का जो अगला होगा ना बजट या आगे का जो भी ये विजन है, वह PM गति शक्ति पे बहुत निर्भर है। इसलिए PM गति शक्ति को समझ लीजिएगा, वो आधा बजट वही है। अकेले एक प्रोग्राम जो आधा बजट है उसका क्या नाम है? PM गति शक्ति। बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ पर है वो, अब इसको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पर उसको प्लेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हवाई जहाज। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर उसको मिलेगा ट्रेन, यहाँ पर मिलेगा बस, और यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तो उसको मिलेगा मेट्रो। समझ में आ गया? कैसे लास्ट में चल के मुद्रा? मेट्रो 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 मेट्रो। हाँ, ठीक। तो प्लेन, ट्रेन, बस और मेट्रो। अब वो यहाँ जाएगा टिकट काउंटर पर, जाके बोलेगा कि हमको, मान लीजिए जगह का नाम है कानपुर कर दीजिए, कानपुर में मेट्रो भी है, हैं? ठीक है ना? तो वो यहाँ से चल रहा है प्लेन से, मान लीजिए आप गुवाहाटी में हैं, तो गुवाहाटी से चले प्लेन से और आगे कलकत्ता, कलकत्ता से चले ट्रेन से तो आगे कानपुर, कानपुर में लोकल में आप मेट्रो में चले और चले गए उस
शुक्लागंज के पास हैं, और वहाँ से फिर बस से चले गए लोकल में, और फिर मेट्रो पकड़ के चले गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। लेकिन इस जगह का नाम यदि आपने रखा है कि नहीं हमको शुक्लागंज जाना है, और वो उन्नाव में है ना शुक्लागंज, तो मान लीजिए वहाँ जाना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आप सीधे शुक्लागंज का टिकट लीजिएगा, ठीक है। और इस बीच में सिंगल जो आपका टिकट है वो हर जगह काम करेगा। अच्छा, मतलब एक टिकट है जहाँ तक जाना है बस हर वहाँ कभी वो पानी के, यदि पानी के इसमें समुंदर आ जाता तो समुद्रों में डूब जाता थोड़ा देर के लिए। सब चीज़ में सिंगल टिकट, सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर एवरी ट्रांसपोर्टेशन। इसी ट्रांसपोर्टेशन के चेंज को, उसके पैटर्न को चेंज को लॉजिस्टिक चेंजेस कहते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? माल ढुलाई के लिए जब हम कंटेनर यूज करते हैं उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। यदि हम किसी चीज़ के सप्लाई चेन को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है? जिसमें काम और दिमाग दोनों लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स। उसके लिए सिंगल वर्ड है। लॉजिस्टिक्स से नहीं होगा। मान लीजिए इसमें यदि हमारे जाने आने का खर्चा, अब ये पकड़िए, ये यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर को यहाँ जाना है, तो यदि हमारा इंफ्रा मजबूत होगा, हमारे रोड और ट्रेन में यदि कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा। अब इसके लिए क्या करेगा? अभी ये तो एक एलिमेंट बताया हमने। अब पीएम गति में क्या है देखिएगा कि जो आप रेलवे से जाइएगा तो दोनों तरफ देखिएगा नया नया ट्रैक बन रहा है ना, उसको कहते हैं फ्रेट कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं उसको, FREIGHT, फ्रेट बोलते हैं इसको। उच्चारण क्या करते हैं? फ्रेट, फ्रेट कॉरिडोर। अब उसमें क्या है? केवल मालगाड़ी जाएगा, कार्गो जाएगा इसमें, ठीक है ना। वैसे ही प्लेन में भी कार्गो प्लेन अलग से, शिप में भी अलग से, ट्रकों में भी कार्गो के लिए अलग से व्यवस्था। NH यदि बड़ा बनेगा, 6 लेन बन रहा है तो 2 ही लेन पे ना आदमी चलेगा, 4 लेन पे ट्रक ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारे ट्रैक्टर्स को यदि हम सपोर्ट करें तो वो भी तो ये क्या है कि हमारे फार्मलैंड से लेकर जहाँ पे खेती है वहाँ SH बन रहा है, तो SH से लेकर सारा चीज़ आ जा रहा है NH पर, और NH उसको तेज़ी से पहुँचा जा रहा है ट्रेन के पास, ट्रेन तेज़ी से पहुँचा दिया प्लेन के पास, प्लेन तुरंत उड़ा के पहुँचा दिया बाहर, तो एक्सपोर्ट पहुँच जा रहा है। तो इसी को कहते हैं कंप्लीट लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वृद्धि दोनों होगा ना। आएगा वो भी पहुँच जाएगा, जो निकलेगा वो भी पहुँच जाएगा। तो इसको भारी नहीं करना है कि बहुत भारी चीज़ है, इसको समझ ही जाइएगा, बहुत आसान चीज़ है। समझ में आ गया? तो गति शक्ति को थोड़ा ढंग से तैयार कर लीजिए और एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए। कल 400 वर्ड में पीएम गति शक्ति पर आंसर लिख के दिखाइएगा आप लोग। 400 वर्ड में, मात्र कितने वर्ड में? 400 वर्ड में। नहीं बस वही पीएम गति शक्ति योजना क्या है, इसके प्रमुख बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा करें। क्योंकि आप लोग का 30 अप्रैल को एग्जाम होगा तो टाइम है अभी, आप एक आध क्वेश्चन लिखते रहिए। हाँ, लिखाएगा नहीं फिर उसमें दिखता है, और आप लोग उसको लिख के और ग्रुप में मत भेजिए क्योंकि एक दूसरे से कॉपी हो जाएगा, हमारे पर्सनल पे भेज दीजिए, ठीक है ना। लिख के पर्सनल पे भेजिए, जिसका कॉपी बेहतर लगेगा हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो एक क्लियर हो गया कि हमारा 17 से 22 में क्या क्या परिवर्तन है वो वाला। और हमारा जो इस बार गवर्नमेंट का क्या है, नॉन प्लान को रोक देना है, मतलब कि नॉन प्लान और प्लान वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। हर हेड के लिए अलग अलग एलोकेशन, इसीलिए बोला कि रक्षा में कितना दिया, शिक्षा में कितना दिया, अलग अलग मद के लिए है, ठीक है ना। ये नहीं है कि प्लान और नॉन प्लान का नहीं। पहले हम लोग वही आंकड़ा रखते थे कि प्लान कितना है, नॉन प्लान कितना है, तो जो बजट बनता था वो केवल प्लान के लिए बनता था, नॉन प्लान के लिए कोई बजट होता नहीं है, ठीक है। अब बताइए, इसे मान लीजिए आप लोग पूछा जाए कि पैसा आता कहाँ से है। बजट का एक मेजर इंग्रेडिएंट है ना, पैसा कहाँ से आता है। सबसे अधिक पैसा आज भी भारत में उधार मांगने से आता है, ठीक है ना। यदि इनकम जीएसटी से सेकेंड रैंक पर आ रहा है, 16% हमारा इनकम जीएसटी से होता है, इस बार हुआ है कितना? 16%। वो लिख लीजिए, पैसा आता कहाँ से है। 35% उधारी है, 15 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी 15% कहिए या 1 रुपया में 1 रुपया के संदर्भ में बता रहे हैं, ठीक है। 15 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स,
15 पैसा इनकम टैक्स, 16% GST, ये दोनों तो ठीक हमको याद है, 2 15 15 1 16 है, ये 35 है, ठीक है। 5% कस्टम ड्यूटी, 5 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू है लेकिन टैक्स नहीं है, जैसे कि शुल्क है नहीं तो बहुत सारा फीस लगता है, फीस है, ये टैक्स नहीं है, फीस है, ठीक है। और 2 पैसा गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ, मतलब सारा जो पूंजी की प्राप्ति होता है, जितना भी आपको कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल आपको मिलता है, तो सब उधार नहीं ना होता है, कोई आदमी दान भी दे देता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपने किया हुआ उसके बदले मिल जाता है, तो इसको लिखते हैं गैर कर्ज पूंजी प्राप्ति। और 7% लिखिए, 7% सरकार पेट्रोल डीजल जैसी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। 100 पूरा हो गया। अब जो 35% उधार लेता है ना, उसके ब्याज में 20% देना पड़ता है। 35% तो आप ले लिए कि ये भाई दीजिएगा, हमारा दिक्कत है, तो बोला ठीक है ले लीजिए, लेकिन आपका टोटल बजट का कितना चल जाएगा, उसका इंटरेस्ट में, मूलधन में नहीं, उसके ब्याज में जाएगा 20%। मूलधन जस का तस, श्रीलंका पर चाइना है। हाँ उसी में श्रीलंका पर बर्बाद होने जा रहा है। तो 20 पैसे उधार चुकाने में, 17 पैसा जो टैक्स वसूली होती है उसमें राज्य का हिस्सा देने में जाता है। 17 पैसा जो टैक्स की वसूली हुई है उसमें राज्य के हिस्से में जाता है, ताकि राज्य का खर्चा भी चले, ठीक है ना। 15 पैसा सरकार अपनी योजनाओं पे खर्च करती है, 15 पैसा सरकार अपनी योजना पे खर्च करती है, ठीक है। 10 पैसा वित्त आयोग और ऐसे ही ट्रांसफ़र पे, यानी कि उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसे ही चीज़ों में। 10 पैसा वित्त आयोग और ऐसे ही अंतरण पर, अंतरण मतलब ट्रांसफ़र पे खर्च किया जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार की जो प्रायोजित योजनाएं हैं उस पर 9 पैसा, केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं पर 9 पैसा, रक्षा क्षेत्र पर 8 पैसा, 4 पैसा सरकार पेंशन देने में, पेंशन में 4 पैसा, और 9 पैसा अन्य प्रकार के व्यय पर खर्च होता है। कितना हो गया जोड़िए तो? 20, 17, 15, 10, 9, 8, 8, 8, 92 हो रहा होगा। 8 पैसा लिखिए सब्सिडी देने पर। क्या 100 हो गया दोनों? एक घर में पैसा जितना आया उससे अधिक खर्चा हो जाता नहीं हो जाता है? भारत सरकार के पास कितने तरह के फंड होते हैं? सबसे पहले होता है कंटीजेंसी फंड, जिसको संचित निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचित निधि। दूसरा होता है आकस्मिक निधि। तुम्हारा माथा दर्द करते रहेगा सोचते सोचते। इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। इसी से सबको, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको जो सैलरी जो मिलता है, नहीं पता था, यही फंड था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये होता है कंटीजेंसी। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। इसको कहते हैं हिंदी में लोक लेखा। क्या कहते हैं? लोक लेखा। तीन तरह का। एक लोक लेखा समिति होता है, वही है सर? समिति क्यों? हम फंड की बात कर रहे हैं, तो वह समिति जो इस फंड पे काम करेगी वो लोक लेखा समिति हो जाएगी, नहीं? ठीक है। तो यह 3 तरह का फंड होता है। इसी संदर्भ में आप ये भी जान लीजिए क्या क्या इसमें वादा किया गया बजट में, वो लिख लीजिए। पीटी के हिसाब से, मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें है कि जो लोग नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को रोक दिया जाएगा। पहले उनको मौका दिया जाएगा जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है। मेजर बात लिखिए थोड़ा थोड़ा, एक एक वर्ड, एक एक लाइन में। ये लगातार 7वीं बार है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसी में एक बात और लिख दीजिएगा कि टैक्स पेयर जो हैं वह 2 साल पुराना रिटर्न भी भर सकते हैं बिना किसी फाइन के। हाँ, इसी पर जुड़ा लगातार 7वीं बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। तो इससे एक टेक्निकल दिक्कत क्या होगी, असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होगा,
असेसमेंट ईयर जो इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग मुझे कोई फाइल करता है? आप में तो लग नहीं रहा। 0 पे ITR देते हैं फाइल। असेसमेंट ईयर होता है ना, उसमें वह 2 साल तक एक ही चलेगा नहीं, जिन लोगों के लिए। इस बार साला तो साल तो इसलिए असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होगा तो मतलब आयकर का आप टोटल सोर्स दिखा सकते हैं 2 साल के अंदर का, लेकिन रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला लिखिए। अगले 5 साल में 60 लाख भर्तियां होंगी, ठीक है। यह किसके तहत होगा? मेक इन इंडिया के तहत। हाँ, प्राइवेट में मेक इन इंडिया, यानी जो मेक इन इंडिया होगा उनमें। सरकारी नौकरी इतना हो जाए तो आदमी प्राइवेट में कोई काम ही नहीं करेगा। इसमें से भी 16 लाख नौकरी जो है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत आएगा। 16 लाख नौकरी आत्मनिर्भर भारत के तहत। पहले था कि कोई भी मकान लेने पर ब्याज में छूट मिलता था। अब पहला मकान लेने पर ब्याज में छूट मिलेगा, दूसरा मकान लेने पर नहीं मिलेगा। तो लिखिए, दूसरा मकान लेने पर, यानी कि दूसरे का मकान लेने पर, दूसरा मकान लेने पर, ठीक है, मिलने वाली ब्याज छूट खत्म। मतलब 1.5 लाख तक का छूट मिलता था पहले। कोई भी नया स्टार्टअप करने पर 1 साल के लिए टैक्स छूट, 1 साल बढ़ाया। छूट जो है पहले भी 1 साल तक था तो उसको अब बढ़ाया गया। किसान सम्मान निधि में कोई विकास मतलब ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को के लिए बढ़ाया गया है, मतलब रखा गया है 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ MSP के लिए रखा गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था ना, और सीधे यह MSP जो है किसान के खाते में ट्रांसफ़र होगी यदि उसका जमा हो जाएगा तो। किसान के लिए बहुत सारा किया। किसान स्टार्टअप के लिए भी बात आई है नहीं, किसान स्टार्टअप भी कृषि संबंधी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसको लोन कौन देगा? नाबार्ड। ड्रोन का यूज किया जाएगा ITI में प्रशिक्षण देगा और कीटनाशक उर्वरक के लिए भी, ड्रोन का भी, ठीक है ना। चलिए, बिना एथेनॉल पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये का ड्यूटी बढ़ा। अब इसको मेंस में आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? इससे महंगाई बढ़ेगी। लिखिए, बिना एथेनॉल पेट्रोल पर और डीजल पर 2 रुपये का प्रति लीटर। 2 रुपये का मतलब क्या हुआ? 2 रुपया प्रति लीटर। एक ये हो गया, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है, हाँ? एक हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसमें बैटरी स्वैपिंग का पॉलिसी लाया गया है। व्हाट इज स्वैपिंग? इसको हटा के उसको ला दिए, इसको हटा के उसको ला दिए, दैट इज स्वैपिंग, ठीक है। यानी कि पूरा, करवाने के लिए चलने के लिए। हाँ, तो ई व्हीकल आप लेके जाएंगे तो आपको सफ़र के दौरान चार्जिंग स्टेशन पर भी बैटरी बदल सकते हैं यदि बैटरी आपका बेकार हो गया तो, ठीक है। एक और बड़ी घोषणा हुई है जिसके आप लोग आधे अधूरे परिचित होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखी हैं। बताओ, आज हो ही जाए। आज अभी बहुत क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक नामी क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? बिटकॉइन। तो जब RBI लाएगी डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स की बात की है नहीं, सभी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स। इसका मतलब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दिया। जिस चीज़ को इलीगल मानेंगे उस पर टैक्स नहीं ना लेंगे। तो आप उसको अभी तक तो लीगलाइज किए नहीं। भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज है और उस पर टैक्स ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको लीगलाइज नहीं किया है। टैक्स लेना उसके इसको कम करने के लिए, ये नहीं कि आप टैक्स ले रहे हैं तब दबा के कीजिए, ठीक है। और डिजिटल रुपया जो क्या फ़र्क है? जब मान लीजिए आज भी तो हम लोग ऑनलाइन ही पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब नहीं समझ में आया, अभी हम पूछने वाले थे, सब ऑनलाइन आ रहा, तो वो भी डिजिटल करेंसी तो है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी? रिस्क है, वैल्यू तो कोई इशू नहीं ना है। वैल्यू तो डॉलर का है, तो डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है, वो भी डिजिटली आ जा सकता है। क्या निशांत, कुछ बताइए? नहीं मालूम सर, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। जैसे इसमें सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। जो डिजिटल करेंसी है, जो UPI के थ्रू हम लोग करते हैं, उसका UPI होता है ना, एक यूनिक ID होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग बैंक के द्वारा हो सकती है। जितना भी आप पैसा लेते हैं तो RBI की नज़र में
है कि नहीं? आप कुछ भी लेन देन रात में तकिया के नीचे रजाई के अंदर छुप के भी ट्रांसफ़र कीजिएगा ना कि बाबूजी को पता नहीं चले, तो बाबूजी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बिग बॉस को पता चल जाएगा। ठीक है ना? बिग बॉस को पता चल जाएगा। बिग बॉस को पता चल जाएगा। तो वो है आरबीआई। क्रिप्टो करेंसी में बिग बॉस को भी हवा नहीं लगेगा। यह यूपीआई गाइडेड नहीं होता है। यह हर जो सिस्टम है ना, हर सिस्टम के लिए एक अलग इनकोडिंग हो जाती है इसकी। ठीक है? हाँ, यही इसका सबसे अधिक लोचा है। हम जान रहे हैं, मल्टीपल यूजर पे मल्टीपल, मतलब ये जितनी बार करेंगे वो कंप्यूटर पर इसका फिक्स हो जाता है और वह ट्रेस नहीं होता है, उसका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग नहीं है। अचानक से मान लीजिए वो गायब हो गया, जिसका क्रिप्टो करेंसी का जो मेन ऑनर है। देखिएगा क्रिप्टो करेंसी का जो ऑनर सबका उम्र पता है कितना है? किसी की उम्र 25 साल, किसी का 29 साल, एगो फटा हुआ जीन्स पहन के ऐसे घूम रहा है, मालूम चला कि 37,000 करोड़ का मालिक है। एक लड़की है क्रिप्टो करेंसी का, वो मतलब उसको देखिएगा तो 16-17 को बॉडीगार्ड लेके चलती है मुश्किल से 22-23 साल की। क्रिप्टो करेंसी से पूरा दुनिया को बना के सब पैसा अपने पास लाई हुई है। तो यही है, इसको पकड़ना आसान नहीं है। यदि फ्रॉड हो जाएगा ना, हम ऐसे 2-3 लोगों को जानते हैं जिनका 3-4 करोड़ रुपया डूब चुका है। तो भारत सरकार जो ला रही है डिजिटल रुपया, जिसको क्या नाम दिया है? ई रूपी नाम दिया है। यह क्रिप्टो करेंसी किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लॉकचेन पद्धति। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन सिस्टम। आरबीआई पहली बार जो ई रूपी लाएगी वह इसी ब्लॉकचेन पद्धति पर आधारित होगी और इससे क्या होगा, एक गोपनीयता रहती है और आपके पैसे पर आपका ही नियंत्रण रहता है। सरकार यदि नोटबंदी कर देगी तब भी आपका पैसा जितना है क्रिप्टो करेंसी में वो बचा रहेगा। इसीलिए पोस्ट नोटबंदी इसका प्रचार ज़्यादा हुआ। भारत में इलीगल होने के बावजूद 10 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। कितने? 10 करोड़। 10 करोड़ लोग। ठीक है। इस बार के बजट में एक वर्ड आया अमृत काल। तो अगले परीक्षा में सवाल आएगा अमृत काल क्या होता है? आप लोग बताइए अमृत काल। अमृता आप बताइए, आप ही का नाम अमृत है, आप बताइए। पहले माइक ऑन कीजिए, केवल हंसी से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब बताइए। अभी हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मन रहा है और 25 साल और आगे तक का बजट है ये, मतलब उस तरह की प्लानिंग लेके चल रहा है अगले 25 यानी 2047 तक का। तो ये जो अभी से 2022 से लेके 47 तक का जो समय है यह अमृत काल है। समझ गए आप अमृत काल क्या हुआ? समझ गए सर। एक क्वेश्चन, मोदी सरकार 2024 तक ही है, 30 साल के आगे फिर दोबारा इलेक्शन होगा। अगर ये हट गया तो फिर वो 47 तक जाके क्या करेगा? क्या है, वो लोग आएगा तो खोट देगा सब रोडवा। नहीं देगा, लेकिन फिर इसका ये जो मोटो है उसको थोड़े आगे बढ़ाएगा। क्या नहीं बढ़ाएगा? भाजपा आया तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा प्लान था जो बदल दिया? कोई सरकार ऐसा नहीं करती है। और वही है जो राजीव गांधी का नाम पर रहेगा वो पीएम मिशन हो जाएगा, काम वही चलेगा। एक आंकड़ा लिख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको मेंस के लिखने में या पीटी का एक सवाल बन सकता है। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ, इसमें मेजर आइटम लिख लीजिए। लिस्ट तो सब था, सस्ता महंगा लिख लिए हैं। जूता चप्पल चमड़ा कपड़ा, हाँ, फ़ोन चार्जर, हाँ बाप रे, फ़ोन का चार्जर सस्ता हो गया। हीरा जवाहरात हीरा जवाहरात, रत्न आभूषण, पॉलिश्ड हीरा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वही ठीक है। आर्टिफिशियल पहन लीजिए 1 किलो पहन के अपना। रियल छिनाएगा तो गर्दन कटेगा और ज़्यादा नकली पहनिएगा ना, रियल रहेगा तो ये काट झापड़ देगा। कितना महंगा में क्या क्या हुआ है?
विदेशी छाता, ये पता नहीं इतना हाईलाइटेड छाता का फोटो बना के दे रहा है कल आदमी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स महंगा हुआ है। अनब्लेंडेड फ्यूल मतलब वही, ज़्यादा कुछ नहीं है, महंगा ज़्यादा नहीं हुआ, सस्ता ही ज़्यादा हुआ है। शेयर बाज़ार को समझ में नहीं आया कि कैसा बजट है, अच्छा बजट है या बुरा बजट है। तो जब बजट पेश हो रहा था तो शेयर बाज़ार ऐसे हो गया, ऐसे चल रहा है ना, तो शेयर बाज़ार ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पर था तो 1000 अंक नीचे गिर गया। और फिर उसके कुछ एक्सपर्ट सब यहाँ पे आके अपना डिस्कशन किया, तो फिर ऊपर चढ़ के और यहाँ से फिर 800 अंक ऊपर चढ़ के, मतलब पिछले दिन के मुकाबले 800 ऊपर पे जाके बंद हुआ, 900 कुछ पर। तो शेयर बाज़ार कंफ्यूज रहा। लिखिए, एक लिखिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। क्या बनेगा? डिजिटल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा। एक इसी के साथ प्रोग्राम आया है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। अभी जो चैनल भारत में है जो पढ़ाई करवाते हैं उनकी संख्या 12 है। कितनी है? इसको 200 कर देगा। हाँ क्या निशांत? हाँ तो वही 12 था, 12 को बढ़ा के 200 कर दिया, यानी कि जिस क्लास के लिए है डेडिकेटेड रहेगा उसी के लिए, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए। फिर लिखिए डिजिटल बैंक, दूसरा जो डेवलपमेंट है डिजिटल बैंक। 75 जिलों में 75 यूनिट खोली जाएगी। किसकी? डिजिटल बैंक की। 75 जिलों में 75 यूनिट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। 75 जिलों में होगा ये। फिर ड्रोन के बारे में तो लिख ही चुके हैं। लिखिए ड्रोन शक्ति। तो ये ड्रोन शक्ति क्या है? ड्रोन को बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, कि ऐसे मिशन, ऐसे उपायों को बढ़ावा जाएगा जिससे ड्रोन ज़्यादा बने, ठीक है। तो ड्रोन बनाने के लिए जो स्टार्टअप होगा उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और ड्रोन को बतौर सर्विस इस्तेमाल किया जाएगा, बतौर सेवा, बतौर सर्विस। इसी में आई थी चर्चा किस बात की? किसान ड्रोन। किसान ड्रोन से क्या क्या काम होगा? लिखिए, फसलों की पहचान, कीटनाशक का छिड़काव और ज़मीन का रिकॉर्ड रखने में भी ड्रोन से मदद मिलेगी। ये नहीं कि वो एक ड्रोन लगा देगा, देखा कि आदमी जो है दूसरा का अरारी काटेगा तो उसी समय ड्रोन में रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक एक बित्ता काटते काटते उसका पूरा कब्जा कर लेता है, उसे ड्रोन से हो रहा है। ज़मीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा ड्रोन के माध्यम से। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखिए नारी शक्ति। इसमें 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं नारी संबंधित, पहले से भी चली आ रही थी। एक योजना का नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, हाँ क्या बोले दूसरा? मिशन वात्सल्य। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी। और एक योजना है पोषण 2.0। पोषण 2. हाँ इसी में लिखिए, पोषण भी तो नारी वाला में है ना, हम लिखवाए हुए हैं आप लोगों को पहले ही सारा योजना। हाँ इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं उनको, भारत में अभी 2 लाख आंगनबाड़ी है, तो 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा, और इसके लिए 20,105 करोड़ रुपया का फंड एलोकेशन बजट में किया गया है। 20,105 करोड़। एक लाइन का इन्फॉर्मेशन लिखिए, ये हो जाए तब। एज ऑफ लिविंग, हाँ 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 वही है। लिखिए शहरी विकास का बजट 40%। देखिए शहरी विकास का बजट 40% और ग्रामीण विकास का बजट 6% बढ़ा। 6% बढ़ा। थोड़ा सा गति शक्ति का भी लिख लीजिए, बाकी आप लोग कल लिख के लाना ही है। गति शक्ति का लिखिए, लास्ट समरी करने के लिए कुछ चाहिए ना। लिखिए गति शक्ति अगले 25 साल के लिए देश के आधारभूत संरचना में, अगले 25 साल के लिए आपको हम थोड़ा सा लाइन भी दे रहे हैं, देश के आधारभूत संरचना में चहुमुखी या बहुमुखी विकास के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है। इसमें अगले 25 वर्षों में 109 नए एयरपोर्ट, 51 हेलीपोर्ट, 109 एयरपोर्ट्स, 51 हेलीपोर्ट, 12 वाटर एरोड्रम,
2 लाख किलोमीटर हाईवे, 200 मेगा फूड पार्क, अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल, 100 कार्गो टर्मिनल, कार्गो मतलब मालवाहक के लिए। ठीक है निशांत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? निशांत लगता गायब हो गया। आ रही ठीक है। कितना हो गया? 100 वंदे भारत ट्रेन, 400 और 100 कार्गो टर्मिनल हैं। और नेशनल हाईवे नेटवर्क को अगले 1 साल में कितना बढ़ाना है? तो ये सारा इंफ्रा का जो एक दूसरे, तो यही मिल के बनाना गति शक्ति है। ठीक है। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब जो हर तरीके से प्रगति कर रहा है उसको वाइब्रेंट वर्ड बोलते हैं। हाँ वो विशेषण है। अब आप लोग सुनिए कि पटना से चलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन बिहार के लिए। पटना से चलेगी 2 वंदे भारत ट्रेनें। मेट्रो को मिलेगी जो जरूरी राशि है, और बिहार के 18 स्टेशन को संवारा जाएगा। 2 वंदे भारत ट्रेन पटना से, मेट्रो के लिए राशि का आवंटन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 18 स्टेशन को संवारा जाएगा। चौथा पॉइंट है 5940 किलोमीटर एनएच का विकास किया जाएगा। 5940 किलोमीटर एनएच का विकास होगा बिहार में। और पीएम आवास योजना से बनेंगे 14 लाख घर। अब उसमें डिटेल आएगा आगे, फिर आपको पूरा जो एनएच जो पास हुआ है ना सारा, और सारा उसका लिस्ट भी देख लीजिएगा। बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। मेट्रो के लिए राशि का आवंटन बढ़ाया जाएगा। अब ये सब है बहुत सारी चीज़, जो स्टेशन का लिस्ट है ना, झंझारपुर हुए, जो भी छोटा मोटा जो एनएच का जो निर्माण होगा एसएच का, तो उस सब का लिस्ट देख लीजिएगा। बीपीएससी में अब मतलब बिहार के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। यदि धार्मिक स्थल के मरम्मत के लिए दान दे रहे हैं तो आयकर से छूट रहेगा। महिलाओं के लिए बजट में जो पैसे का वृद्धि है इस पर 11% है। जेंडर बजटिंग की यदि लिखें पे जेंडर बजटिंग क्या होता है तो वह हो जाएगा। ठीक है। पिछले साल के मुकाबले 3% बढ़ा है, और जेंडर बजट 17 वर्षों में पहली बार 11% बढ़ा। जेंडर बजट 17 वर्षों में पहली बार 11% बढ़ा, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले 3% बढ़ा है। छोटा मोटा जो कानून सब पहले का बना हुआ है ना अंग्रेज के समय का, उस सब का कोई वैल्यू नहीं रह गया, या बाद में भी बना है जो अभी कोई यूज नहीं है उसको वापस कर लेगा, नहीं तो उसके आधार पर लोग केस कर देते। देखिए विनिवेश का लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपये तय किया गया। विनिवेश का लक्ष्य 65,000 करोड़ तय किया गया। ये पिछले बार से 17% कम है, लेकिन यह पिछले साल से 17% कम है। मतलब आप आंसर जब मेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे कि सरकार का जोर विनिवेश पर नहीं है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। उसको प्रूव कैसे करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले 17% कम है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सरकारी फॉर्म बनाया हुआ है, तो हम सरकारी फॉर्म में से सरकार अपना हिस्सा रखती है। जैसे शेयर होगा ना, मान लीजिए 100% हमारा है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं 50% हम अपना हटा ले रहे हैं, 49% आपका रहेगा, 51% हमारा रहेगा, या 51% आपका रहेगा, 49% हमारा रहेगा, या 100% भी बेच दिया। तो पूरा का पूरा दे दिया तो वो हो गया बेचना। कुछ अपने पास रखा, कुछ उसको स्वामित्व दे दिया, तो उसको कहते हैं विनिवेश। यानी उसमें से अपना निवेश हटा लिया, प्राइवेट को ओपन कर दिया। ठीक है। एग्री स्टार्टअप को कहाँ से मिलेगा फंड? नाबार्ड से। लिखिए अगले साल 6.4%। हाँ, राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण होता है बजट में, बहुत सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है राजकोषीय घाटा। लिखिएगा इस साल कितना है राजकोषीय घाटा? 6.9%, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट है? 6.4%। ठीक है ना। टोटल कितने लाख करोड़ का बजट है यह? लिखिए 3944 लाख करोड़, 39.44 लाख करोड़ का बजट है यह। 39.44 लाख करोड़ का यह बजट है। बीएसएनएल में सरकार 44,720 करोड़ रुपये लगाएगी। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी। होटल टूरिज्म इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी। गंगा से संबंधित भी एक बात आई थी, आप लोग बताइए जो सुने थे, क्या बात था? हाँ, जैविक खेती। हाँ, तो गंगा किनारे की जाएगी प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। हाँ। नीतीश कुमार का जो कि हर घर नल का जल अब भारत सरकार भी मान लिया है, हर घर नल का जल।
तो बिहार कई मामलों में अग्रणी है। ठीक है, लिखिए गंगा किनारे की जाएगी प्राकृतिक खेती, और इसमें छोटे और लघु उद्योगों को, छोटे एवं लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त गारंटी कवर, 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त गारंटी कवर। केन बेतवा लिंक योजना भी, हाँ, चलिए कुछ 2-4 बातें और लिख लीजिए, फिर आप लोग को हम मटेरियल दे के छोड़ देंगे। कृषि कर्ज का लक्ष्य जो है, कृषि कर्ज का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये, यानी 18 लाख करोड़ रुपये कृषि कर्ज के रूप में दिया जाएगा। पहले यह 16.5 लाख था, 1.5 लाख करोड़ बढ़ाया गया। कृषि पर जब आप आंसर लिखिएगा तो उसमें यह एक पॉइंट डालिएगा। ठीक है, कृषि कर्ज का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ बढ़ाया गया, अब यह 18 लाख करोड़ हो गया है। इतना कर्ज देगी सरकार, अब फिर वसूल भी नहीं पाएगी। लिखिए NHAI का बजट हुआ दुगना, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट दुगना कर दिया गया है। यह बजट पहले कितना था, 65,000 करोड़ था, अब यह 1,34,015 करोड़ रुपया हो गया। 65,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,015 करोड़। ये छाता इतना हिट क्यों हो गया समझ में नहीं आ रहा, हर जगह छाता ही आ जा रहा है। लिखा है छाता पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% किया गया। आदमी को छाता में रहना ही नहीं है, अब छाता पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया गया। छाता क्यों कर रहा है, छाता का उपयोग घटाना है, ड्रोन का भी उपयोग बढ़ा रहे हैं, हर आदमी छाता ले लेगा, पता नहीं चलेगा कौन चल रहा है। इसीलिए ड्रोन का छाता से बहुत दुश्मनी है, एक कारण ये भी हो सकता है। वैसे इसका रियल कारण हम पता करके बताएंगे आपको। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको लिखिए और इसको मेंस में या पीटी में एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। डेटा सेंसर्स, लिखिए डेटा सेंसर्स, एनर्जी स्टोरेज, हल्का टाइप का लग रहा है, डेटा सेंसर और एनर्जी स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंग्लिश है, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, दिक्कत है। डेटा सेंसर्स और एनर्जी स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, डेटा सेंटर जो होता है वो भी एक संस्था है जहाँ डेटा है, और जो स्टोरेज कर रहा है वो भी एक संस्था है, लेकिन अभी लोग खर्च बहुत है, कामकाज को, डेटा को मेंटेन करना, रखना, स्टोरेज को देखने में लगता है कि नहीं, सब कुछ तो उसी पर आधारित है। तो होता क्या है कि इन लोग को कहीं जाएगा तो कर्ज नहीं मिलता है, तो लोन मिलने में, जब ये स्टेटस मिल जाएगा ना तो लोन लेने में आसानी होगी, इसीलिए स्टेटस दे दिया। ठीक है, 4 शहरों में PPP मॉडल पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। 4 शहर कौन कौन से हैं खोज के बताइएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। एक आखिरी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, रक्षा क्षेत्र पर आवंटन जो है 10% बढ़ाया गया है। आपको विश्वास नहीं होगा, भारत का रक्षा क्षेत्र पर बजट बहुत ज़्यादा है, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास। देखिए 22-23 के दौरान रक्षा क्षेत्र के लिए 5,25,166 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। देखिए आपको अभी थोड़ी देर में आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है ना। यह जो है बजट का फुल वर्जन है, ठीक है। इसमें टोटल बजट है, यह लगभग 17-18 पन्ने का है, ठीक है। लेकिन इसका समरी है यह 10 पन्ने का, 8-9 पन्ने का है। पहले बड़े वाले को पढ़ लीजिएगा, फिर इस वाले को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। अब आप लोग तो इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, फोटोकॉपी करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। आप लोग ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिहार दरोगा का रिजल्ट आ गया है।